हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने वंशा गति हुए विभिन्नता के सिद्धांत में पार्ट 3 तक देखा था। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे सहप्रभाविता। ये क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा ये तो पार्ट 3 तक क्लियर था, यानी कि बहुविकल्पिता तक हो चुका था, ठीक है। अब हम देखेंगे सहप्रभाविता। सहप्रभाविता के बारे में भी हमने बताया था, तो फिर से देख लेते हैं सहप्रभाविता किसमें किसमें होती है, ठीक है। ये सब क्या है, बहुविकल्पिता, सहप्रभाविता, ये सब मेंडल के विचलन है, ठीक है। तो देखेंगे, हमने बताया था सहप्रभाविता किसमें होती है, ब्लड ग्रुप में होती है। यानी ब्लड ग्रुप अगर मान लीजिए आपका AB है, ठीक, तो उसमें कौन कौन से एलील पाए जाएंगे भाई, जीन कौन कौन से पाए जाएंगे, IA और IB। जब ये दोनों साथ में उपस्थित होते हैं तो ये दोनों क्या बनाते हैं, AB ब्लड ग्रुप बनाते हैं ना, ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। लेकिन मेंडल ने क्या बताया था, मेंडल ने बताया था अगर कोई मान लीजिए प्रभावी लक्षण और कोई अप्रभावी लक्षण है, जब दोनों साथ में मिलते हैं तो जो गुण होगा प्रभावी लक्षण का ही प्रारूप होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इन दोनों का गुण मतलब कि दिखाता है ना, तभी तो ये भी बनता है। चलिए, यहाँ तक हो चुका था। ये थे मेंडल के विचलन। कुछ और देखने हैं, जैसे मान लीजिए अगर मनुष्य में बात की जाए, मनुष्य में तो मनुष्य में जैसे होता है जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चे मतलब किसको कहते हैं, जब देखिए जब एक युग्मनज यानी कि जब दो बच्चे लिख सकते हैं, दो बच्चे एक साथ विकसित सही रहेगा, एक साथ पले बढ़े उनका विकास वो तो उसे युग्मज यानी कि जुड़वा बच्चे कहते हैं ना, जुड़वा बच्चे यानी देखिए, जब यहाँ पे जब नहीं लिखे क्या है, सॉरी, जब दो बच्चे एक माँ के गर्भाशय में एक साथ उनका पालन पोषण या फिर विकास हो तो उसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं जुड़वा बच्चे, ठीक है। तो यह कुल मिला के 3 टाइप के होते हैं जुड़वा बच्चे। देखिए पहला टाइप, पहला है एक युग्मनजी युमज, एक युग्मनजी युमज, ठीक। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मोनोजाइगोटिक OR अथवा आइडेंटिकल ट्विंस। और नंबर दूसरा है द्वियुग्मनजी युमज। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डाइगोटिक OR फ्लैटर्न ट्विंस। ये था द्वियुग्मनजी। नंबर थर्ड है श्यामी यमज, को अंग्रेजी में कहा जाता है श्यामी। मेरे हिसाब से मीनिंग यही होगी, तो ये थे तीनों, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एक युग्मनजी युमज कैसे बनता है, द्वियुग्मनजी युमज कैसे बनता है और श्यामी युग्मनजी युमज कैसे बनता है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, उसके बाद बना के समझाना पड़ेगा। तो
जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए होता क्या है कि ये मान लो एक माँ का गर्भाशय, थोड़ा सा बना पा रहे हैं, तो पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। बल कंगना हो गया तेरा कंगना देखिए इसको बोलते हैं गर्भाशय, इसको बोलते हैं अंडाशय यानी ओवरी, ओवरी को अंडाशय बोलते हैं ना, और इसको बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब यानी कि परागनलिका। हाँ परागनलिका लोग लिखेंगे इसको परागनलिका तो बोलते हैं यार, इसको बोलते हैं झालरदार संरचना। ये मैं सब क्लियर करूंगा जब जनन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। झालरदार संरचना। और अगर हम बात करें बस बहुत हो गया आपके, ये होती है गर्भाशय दीवार यानी ठीक है। तो ये था हमारा। देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अंडाशय इसको बोलते हैं ना, ओवरी में क्या होता है कि छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, संरचना होती है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें कुल मिला के हमने बताया था अगर मादा है और एक नर है तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, युग्मक प्रोड्यूस करेंगे ना, युग्मक बनाएंगे यानी कि एन बनाएंगे, ठीक है। ये टूयन है, ये भी टूयन है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मादा का गर्भाशय है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये अपने जो अंडाशय है इसके द्वारा ही प्रोड्यूस करेंगे, युग्मक प्रोड्यूस करेंगे। उस युग्मक को कहा जाता है ओवम, ओवम कहा जाता है। अब इसकी संख्या कितनी होती है, अब एन होती है, ठीक है। ह्यूमन में जितनी संख्या पाई जाती है गुणसूत्र की वो होती है 23 जोड़ी ना। तो अगर हम बात करें ओवम की तो ओवम में कितनी हो जाएगी बाबू, फिर 23, ठीक है। जोड़ी का मतलब दुगना होता है ना। अगर हम बात करें 46 पाया जाता है तो इसका आधा क्या होगा, 23 होगा जी। तो अगर हम मोनोजाइगोटिक डिवीजन, मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस को देखें तो कुछ हमको इस प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पहले देख लेंगे। अब क्या होता है कि शुरू में क्या होता है कि यहाँ पे स्पर्म आते हैं, स्पर्म यानी क्या, शुक्राणु, ठीक है। ये मान लीजिए छोटे छोटे शुक्राणु है, ठीक है, वो लाखों की संख्या में होते हैं। हम एक का उदाहरण ले रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, अब देखिए जो शुक्राणु है इसकी भी संख्या n होगी, ये मेल का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि एक ओवम प्रोड्यूस होगा, ये मतलब कि एक प्रकार से मानते हैं कि ये फैक्ट्री है, ठीक है। इसके द्वारा क्या प्रोड्यूस होता है, यानी क्या निकलता है, ओवम निकलता है, ठीक है। गोलनुमा संरचना में होता है, ठीक है। मान लीजिए एक ओवम बाहर निकला। अब क्या करेगा, धीरे धीरे गर्भाशय की ओर बढ़ना शुरू कर देगा, यानी यूटेरस की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। अब ये आगे जा रहा है ना, अब आगे जाते हुए इधर से मान लीजिए शुक्राणु बाहर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। अब यही परागनलिका में एम्पुला भाग में, ये परागनलिका का कौन सा भाग है, एम्पुला। परागनलिका के एम्पुला भाग में जब दोनों आपस में मिलते हैं उसी समय उसी टाइम को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि मान लीजिए ये भी आगे यहाँ पे आ गया और शुक्राणु भी आ गया यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों का मिल जाएंगे, मिल जाएंगे तो अच्छा देखिए अगर इनकी संख्या n है और इसकी संख्या ये भी n है, दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब यही क्रिया इसमें होती है, स्पर्म का शुक्राणु का जो n होता है और ओवम का जो n होता है यानी फीमेल का जो युग्मक होता है, दोनों आपस में मिलते हैं
और एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं। ठीक, अब यह संरचना क्या बन गई, जाइगोट बन गई, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखिए प्री फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के पहले वाली घटना में क्या हुआ था, युग्मकों का निर्माण हुआ था। फीमेल के द्वारा एक युग्मक जिसको बोलते थे ओवम ना, ओवम का निर्माण हुआ। अब मेल के द्वारा किसका एक युग्मक का निर्माण हुआ जिसको बोलते थे स्पर्म। अब ये दोनों देखिए निषेचन की पहली की अवस्था है, युग्मक का निर्माण हो चुका है। अब निषेचन की बात आती है तो यह युग्मक आगे की ओर बढ़ता है यानी गर्भाशय की ओर बढ़ता है। अब यह जो शुक्राणु है ये किसकी ओर बढ़ता है, एम्पुला भाग की ओर बढ़ता है, परागनलिका की एम्पुला भाग की ओर बढ़ता है। ठीक, अब जब दोनों जाते हैं एम्पुला भाग में पहुंचते हैं तो वहीं पे इनका फर्टिलाइजेशन यानी मिलन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन क्लियर। अब क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है यानी निषेचन हो चुका है। अब निषेचन की बाद वाली घटना आएगी। अब यह बड़ा धीरे धीरे क्या होगा, एम्पुला भाग में जब निषेचन हो जाता है अब यह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो साथ में क्या करता है, डिवीजन भी करते हुए चलता है। अब इसमें मियोसिस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस डिवीजन होगा बस। क्योंकि भाई मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, 2n रहता है तो n हो जाता है। अगर माइटोसिस की बात करें तो n 2n से 2n का निर्माण होता है ना। तो इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस मतलब कि समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, ब्लास्टोमियर बनेगा। ब्लास्टोमियर के बाद मॉरुला, ब्लास्टुला, उसके बाद गैस्ट्रुला, ऐसी वाली स्टेज आएंगे। उसके बाद अब जब यहाँ पे 64 सेल्स जब बन जाएंगी तो क्या होगा कि ये गर्भाशय की जो दीवार है इससे चिपक जाएगा। अब मान लीजिए गर्भाशय की दीवार से चिपक गया है, जब जिस भाग से चिपकता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यानी कि उसको बोलते हैं आवल, उसको बोलते हैं आवल। ठीक, तो इसी आवल यानी प्लेसेंटा के जरिए यह अपना जो भ्रूण है यह अपना भोजन लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ था, हम बात कर रहे थे एक युग्मनजी युमक की। तो देखिए होता क्या है, बड़े ही कम शब्दों में आपको समझाना चाहता हूँ लेकिन थोड़ा सा टॉपिक समझने लायक। देखिए ये बात करते हैं कि शुरू में क्या होगा, एक ओवम निकलेगा। ठीक है, ओवम निकला, यहाँ पर पहुंचा। अब क्या होगा, यहाँ इधर से क्या आएगा, शुक्राणु आएगा। शुक्राणु अब क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इन दोनों का मिलन होगा यानी जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में अगर पूछे कि कोई गुणसूत्रों की संख्या बताइए तो कितनी होती है, 23। ठीक, जाइगोट हो गया। अब जाइगोट के बाद क्या बनेगा, अपना मतलब शिशु की तैयारी होगी, मतलब शिशु एक नया बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जुड़वा बच्चों में क्या होता है, मोनोजाइगोटिक या फिर आइडेंटिकल ट्विंस। इसमें क्या होता है, देखिए एक युग्मनजी युमज यानी कि एक युग्मक एक जाइगोट, जाइगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मक, युग्मनज युग्मनज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक युग्मनजी युमज का मतलब क्या होता है, जब मान लीजिए एक पहला वाला डिवीजन हुआ। ठीक, जब पहला वाला डिवीजन हुआ यानी कि एक सेल से जब दो सेल्स का निर्माण होता है तब यही दोनों सेल्स क्या होंगी, एक ऐसे हो जाएगी और एक ऐसे हो जाएगी, दोनों अलग हो जाएगी यानी कि डिवीजन हो जाएगा। अब यह दो सेल्स आगे चल के एक वाली सेल्स मान लीजिए इस वाली गर्भाशय दीवार से जुड़ गई और दूसरी वाली इस वाली गर्भाशय दीवार, मान लीजिए ये आगे आ रही है, ये इस वाली से जुड़ गई और ये वाली जाकर के या फिर ऊपर से जुड़ जाएगी या फिर ये वाली आकर के यहाँ पे जुड़ेगी, इस जगह पे जुड़ जाएगी। ठीक, अब इन दोनों ट्विंस का मतलब कि इन दोनों अब जो बच्चे हैं, ठीक है, इस भ्रूण का अब धीरे धीरे क्या होगा, विकास होगा। विकास होने के बाद यहाँ पर एक बच्चा हो जाएगा और एक बच्चा यहाँ पे हो जाएगा। अब यह बच्चे क्या होते हैं, आपस में एकदम समान हो सकते हैं क्योंकि भाई एक ही जाइगोट के द्वारा दो शिशुओं का निर्माण हो रहा है ना। धीरे धीरे ये बनने लगेंगे। ठीक है, अपना विकास करने लगेंगे और एक बच्चे का रूप लेंगे। ठीक है, तो यह क्रिया किसमें होती है, एक युग्मनजी युमज में होती है। तो आप लोग इसमें अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखिएगा। निषेचन के बाद जब एक जाइगोट फॉर्म में एक कोशिका बन जाती है तब इसी जाइगोट में एक समसूत्री विभाजन होता है। अब समसूत्री विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब यह दोनों कोशिकाएं अलग अलग होकर के अपना
भरण करने लगती हैं या फिर पोषण प्रदान करके एक नए शिशु का निर्माण कर लेती हैं, ठीक है। जिसके कारण एक अलग अलग बच्चे का जन्म हो। ये था एक युग्मनज युमज में। हमको थोड़ा बोलना नहीं आ रहा है, आप लोग अपने आप से बना कर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें द्वियुग्मनज यमज की, तो ये कैसे होते हैं बाबू? तो देखिए हम उसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा? ओवम। ओवम ही जो प्रोड्यूस होगा, अंडाणु जिसको बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो ओवरी है, ओवरी में एक से अधिक अंडाणुओं का उत्सर्जन हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्जन ना। जब क्या होता है कि ओवरी से यानी अंडाशय से अंडाणु का बाहर जाना यानी कि पराग नलिका में प्रवेश करना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंडो उत्सर्जन बोलते हैं। अब क्या होगा कि एक ओवरी से कभी कभी 2 या फिर 3 ओवम क्या होते हैं? प्रोड्यूस हो जाते हैं यानी निकल जाते हैं। तो वो क्या काम करते हैं? धीरे धीरे जाते हैं। मान लीजिए 2 है, मान लीजिए अगर एक इधर से हो गया और एक इधर से प्रोड्यूस हो गया ना। चलिए बात करते हैं। अगर मान लीजिए एक ओवम इधर से आ गया और एक ओवम, तो जरूरी नहीं एक ही, ठीक है, 2 भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब यह ओवम धीरे धीरे इधर की ओर जाएगा और ये वाला ओवम धीरे धीरे इधर की ओर जाएगा ना, आएगा। अब ये ओवम कहाँ पे पहुंचेंगे? एम्पुला भाग में दोनों पहुंचेंगे। एम्पुला भाग, ये भी एम्पुला भाग में पहुंचेगा, ठीक। अब इधर से क्या होंगे? लाखों की संख्या में क्या आएंगे? शुक्राणु आएंगे। कुछ शुक्राणु इधर जाते हैं, कुछ शुक्राणु इधर जाते हैं ना, स्पर्म। अब धीरे धीरे ये भी एम्पुला भाग में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए द्वियुग्मनजी युमज यानी कि 2 युग्मनज का निर्माण होगा, यानी 2 जाइगोट का निर्माण होगा। एक के साथ ये ओवम के साथ स्पर्म मिलेगा तो क्या बनेगा? एक जाइगोट बनेगा, यानी इसकी संख्या 2n होगी, इसको बोलते हैं जाइगोट। अब देखिए एक इधर भी बनेगा। जब स्पर्म और ओवम दोनों मिलेंगे तो क्या किस संरचना का निर्माण होगा? 2n संरचना का निर्माण होगा, जिसको बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं, ठीक। अब देखिए ये दोनों क्या करेंगे? आपस में डिवीजन करेंगे। डिवीजन करें भाई, लेकिन अलग अलग ना होने पाए, ठीक है। डिवीजन करेंगे, उसके बाद ब्लास्टोमियर वाली स्टेज आएगी, ठीक है। अब ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना शुरू करेंगे, ये भी आगे की ओर बढ़ना शुरू करेगा, ठीक। अब क्या करेंगे? ये गर्भाशय दीवार से चिपक जाएंगे कुछ इस प्रकार से प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है। अब इन दोनों का विकास होने लगेगा और नए शिशु बनने लगेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा द्वियुग्मनजी युमज। अब हम इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या फिर देखिए एक ओवरी के द्वारा 2 ओवम का निर्माण का उत्सर्जन हो अथवा दोनों ओवरी द्वारा एक ओवम उत्सर्जित 2 कंडीशन हो सकती है, या फिर ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि एक ही के द्वारा 2 निकल सकते हैं ना, ये हमने लिखा है, ठीक है। तो जैसे जानवरों में क्या होता है कि एक नहीं निकलता। जानवरों में क्या होता है कि कुत्ते बिल्ली में क्या होता है कि उसमें कम से कम 7-8 निकल जाते हैं, ठीक है। 7-8 निकलने के पश्चात जब स्पर्म मिलते हैं तो 7-8 शिशु का निर्माण होने लगता है। अब बात करते हैं श्यामी यमज की। तो श्यामी यमज क्या होता है? इसको अंग्रेजी में भी स्वामी ट्विंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमको थोड़ा सा फिर से मिटाना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? में जाइए। तुझे देखा तो ये जाना सनम,
तुम नहीं समझोगे रहो, कुछ होता है। से अटैच होता है। देखिए एक शब्द होता है वैसे टॉमी यार ट्यूबवेल टॉमी, ये होता है नसबंदी। ठीक है, नसबंदी में क्या होता है कि इसी गर्भाशय यानी पराग नलिका यानी कि गर्भाशय वाली जो ये है इसको काट करके बांध दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी जब यहाँ से ओवम निकल ही नहीं पाएगा, निकलेगा यहीं पे जाएगा, यहीं पे जाने के बाद डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाएगा, इसके आगे जा ही नहीं पाएगा, तो इसे बोलते हैं नसबंदी। ठीक है, तो नसबंदी इसे कहते हैं। आगे चल के हम पढ़ाएंगे एक चैप्टर हमसे छूटा है नंबर 3 वाला चैप्टर, जिसको ह्यूमन फर्टिलाइजेशन यानी कि मानव जनन, वो चैप्टर छूट गया है, उस चैप्टर में हम सब क्लियर कर देंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, श्यामी अवन में एक ओवम निकला। ठीक, अब इधर से क्या आएगा, शुक्राणु आएगा। अब क्या होगा, शुक्राणु आने के बाद जब एम्पुला भाग में पहुंचेंगे, एम्पुला भाग कहते हैं। ठीक है, जब एम्पुला भाग पहुंचेंगे तो दोनों का मिलन क्या कहलाएगा, जाइगोट बन जाएगा, यानी जाइगोट मिलन बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट बन गया। अब देखो जाइगोट बनने के बाद क्या होगा कि अब इसमें डिवीजन होगा, डिवीजन होगा। अब डिवीजन मान लीजिए आधा ही हुआ था कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से डिवीजन हुआ था। अब दोनों के दोनों क्या हो गए, चिपके रह गए। अब क्या होगा, अब ये दोनों आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, ये गर्भाशय की बात भी ऐसे होती है, कोई जरूरी नहीं है कि चिपके, यहाँ पर भी चिपक सकता है, ऐसे ऐसे लटक सकता है। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। तो देखिए अब ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि धीरे धीरे आएंगे आगे की ओर, ब्लास्टुला गैस्ट्रुला स्टेज बनेगी, 64 सेल से बनेगी। उसके बाद क्या होगा, प्लेसेंटा के थ्रू इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, जुड़ने के बाद अब धीरे धीरे यह बड़े होंगे। श्यामी अवन में क्या होता है कि बच्चे का जन्म तो होता है, जन्म तो होता है, लेकिन दोनों बच्चों का शरीर कहीं ना कहीं से अटैच होता है। यही होता है कि जब जाइगोट बनने के बाद जब डिवीजन होता था, डिवीजन होने के बाद जब दोनों अलग अलग हो जाते थे तो इसको बोलते हैं एक युग्मजीन युग्मज, यानी कि एक युग्मज के द्वारा दो शिशुओं का निर्माण होता था ना, तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या तो वही होती थी, क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं माइटोसिस होता था, माइटोसिस डिवीजन होता था। ठीक है, तब इसमें भी माइटोसिस हुआ जब ये दोनों अलग हो रहे थे, कहीं ना कहीं से जुड़े रह गए, कहीं ना कहीं से जुड़े रह गए। अब ये जब आगे चल के पलेंगे बढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं से जुड़े रहेंगे। हो सकता है मुंडी जुड़ी रहे दोनों की, हो सकता है हथवा जुड़ा रहे, हो सकता है यहीं से कहीं पे कनेक्शन हो सकता है दो टांग हो, लेकिन मतलब कि एक आदमी की दो टांग होती है ना, तो उन दोनों आदमियों की सिर्फ दो टांगे हो और मुंडी दो टू हो ना। और हो सकता है कि पेटवा ऐसे जुड़ा हो, ऐसे अकड़े हो। ठीक है, तो वो बच्चे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते, हालांकि जीवित रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए हार्ट अलग अलग हो या फिर सब कुछ अलग अलग हो, तो उनको काट करके अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो एक साउथ की पिक्चर है जुड़वा 2। ठीक है, तो उसको पिक्चर को देखिएगा, तो उन दोनों में क्या होता है कि यहीं से कनेक्शन होता है, तो उनमें हार्ट सिर्फ एक होता है, एक आदमी के अंदर हार्ट होता है बस। उसका मतलब कि उसको भी खून का सप्लाई करता है और अपने शरीर का भी खून का सप्लाई करता है। ठीक है, लास्ट में एक हालांकि मर जाता है तो उसका हार्ट निकाल के इसके अंदर सर्जरी करके बढ़िया से फिट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए अब एक युग्मज में क्या होता है, एक युग्मज एक ऐसे लिखता है, एक जाइगोट
द्वारा एक जाइगोट के डिवीजन द्वारा, जाइगोट के डिवीजन द्वारा दो सेल, और यह दोनों सेल आगे चल के नए जीव का निर्माण। अब यह दोनों सेल्स क्या होंगी, आगे चल के दो नए जीवों का निर्माण करेंगी। इसको कहते हैं एक युग्मनज यूमन। एक युग्मनज यूमन में मतलब इसके नाम में देखिए, एक युग्मनज के द्वारा यमज बनना यानी ट्विंस यानी जुड़वा बनना, इसको कहते हैं आइडेंटिकल या फिर जाइगोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, द्वियुग्मनज यूमन में हमने बताया जब दो ओवम प्रोड्यूस हो, दो स्पर्म के द्वारा वो फर्टिलाइज हो यानी निषेचित हो और उनका विकास हो, तो उनको कहते हैं द्वियुग्मनज यूमन। ठीक, सेमीयुग्मनज आप लोग जानते हैं, सेमीयुग में एक ओवम प्रोड्यूस होता है और एक स्पर्म आके प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मिलते हैं, इसको कहते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब डिवीजन होने लगता है वो कहीं ना कहीं से जुड़े रह जाते हैं। इस जुड़े होने के कारण जब नए जीव का निर्माण होता है तो वो जब दोनों जीव आपस में मतलब कि किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहते हैं, इसको कहते हैं सेमीयुग्मनज। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह सहप्रभाविता समझ में आया होगा। आगे की ओर देखते हैं, आगे वाला पॉइंट है हमारा लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये बताइए सहप्रभाविता एकदम पूरे तरीके से क्लियर हो गया है। अब हमारा लिंग निर्धारण, तो लिंग निर्धारण में हम लोग जानते हैं कि अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में कितने जोड़े ये गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। सूत्र होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र में जो होता है 22 जोड़ी क्या होते हैं? दैनिक गुणसूत्र, दैनिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक, और क्या होता है? एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र। ठीक, दैनिक गुणसूत्र को अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोसोम्स। अब इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अगर एक मनुष्य की उदाहरण लिया जाए तो मनुष्य में कुल 46 जोड़ी कर रहे हैं, 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से क्या होता है जो 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र होते हैं यानी कि 22 जोड़ी एकदम समान होते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है दैहिक गुणसूत्र। अंग्रेजी में कहा जाता है कि 20 पेयर्स ऑटोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और एक जोड़ी क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मतलब कि एक गुणसूत्र के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो अगर हम लिंग निर्धारण की बात करें तो पहले नंबर पे आता है गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण। इसके द्वारा लिंग निर्धारण किन किन में होता है? तो होता है मनुष्य में और ड्रोसोफिला मक्खी। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि XX और XY गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण किस में होता है? तो ऑप्शन में दे देगा, एक में रहेगा ड्रोसोफिला, तो अब लोग ड्रोसोफिला में लगाएंगे। ठीक है, देखिए XX और XY गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण, देखिए हेडिंग यही है। उसके बाद ये किसमें होता है? मनुष्य में और ड्रोसोफिला मक्खी में होता है। देखिए इसमें क्या होता है? XX को हम मादा मानते हैं, ठीक है, और XY को नर मानते हैं, मेल क्या होगा कि अब इनकी संख्या कैसी है भैया? 2n है ना, बताइए आप लोग। अब क्या होंगे? युग्मक बनेंगे। युग्मक मतलब क्या? गैमेट बनेंगे। गैमेट फॉर्म में आने के लिए पहले इनको जन्म में आना पड़ेगा यानी मियोसिस करना पड़ेगा। ठीक, तो
युग्मक में तोड़ दे रहे हैं। अब इनकी संख्या हो गई है, इसकी भी n हो गई, x y, इनकी भी n हो गई, n हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे, अब वही गुणा करा दीजिए, इसके गुणा इसके साथ यानी x x, इसके गुणा इसके साथ यानी x y, इसके गुणा इसके साथ x x ना, इसके गुणा इसके साथ x y। यानी कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, 50% नर यानी मेल एंड 50% फीमेल। ठीक, तो x x और x x x y गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण में 50% नर और 50% मादा प्राप्त होते हैं। यह किन में होता है, मनुष्य में और ड्रोसोफिला मक्खी में होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आगे देखते हैं नंबर दूसरा क्या है। नंबर दूसरा है x x x 0 0 मतलब क्या, एब्सेंट है, एब्सेंट। इसको ऐसे समझिएगा, एब्सेंट है। ठीक है, x 0 द्वारा गुणसूत्र द्वारा, सॉरी गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण। ठीक है, गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण। तो ऐसे पूछेगा कि x और x0 के द्वारा किन किन जीवों में लिंग निर्धारण होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा। खटमल, टिड्डी और क्रीमिया। इन तीनों जीवों में कैसे होता है, x और x0 के द्वारा निर्धारण होता है। अगर हम इसको मादा मानते हैं, ठीक है, जिनमें x गुणसूत्र होता है उसको मादा मानते हैं, और जिनमें x0 होता है उसको नर मानते हैं। नर मतलब क्या, मेल, मादा मतलब क्या, फीमेल। ठीक, तो क्या होंगे, इनके युग्मकों को लगाइए, यानी ये 2n फॉर्म में है। अब इनको n फॉर्म में लाइए, n फॉर्म में कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, यानी युग्मक बना दो। इसको भी अब क्या होगा, जब इसका संकरण इसके साथ कराइए यानी क्रॉस कराइए, क्या होगा, ये बनेगा। अब इसका इसके साथ कराइए यानी ये बनेगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो ये बनेगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यानी 50% नर यानी मेल और 50% फीमेल। ठीक, 50% नर और 50% फीमेल। यहाँ तक क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। आगे की ओर देखते हैं नंबर तीसरा। तो ZW ZZ गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण, ये हमारी हेडिंग है। तो इसमें क्या होगा, यह किस में पाया जाता है, तो पहले देख लेते हैं। संस्कृत में लिख नहीं पा रहा हूँ। संस्कृत अगर बात करें कीट और मछली, ठीक, इन तीनों में ZW और ZZ गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ZW ZZ, ये नर ये मादा। अभी 2n फॉर्म में है, अब क्या होगा, n फॉर्म में आएंगे, यानी कि ZW ZZ, ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये भी n। ठीक, अब क्या होगा, क्रॉस करा दीजिए ZZ इसका और इसके साथ, यानी कि ZZ, अब इसका ZW ZW। ठीक, ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी 2n। 50% नर 50% मादा। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आइए, नंबर 3 तक हो चुका है, नंबर 4 तक देखते हैं। Z0 ZZ गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण। ये हेडिंग। अब बात करते हैं ये किस में पाया जाता है, तो
तितली रानी बड़ी सयानी। तितली और मॉप। मॉप नहीं जानते? जो देखे थे होंगे, सफेद सफेद दीवार होती है तो बैठा रहता है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। इस प्रकार से होता है, उड़ाने पर भी उड़ता नहीं है, हाथे में कुछ रेशा टाइप का लग जाता है, उसको कहते हैं मॉप। ठीक है, भूरा भूरा टाइप का होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठंडी में थोड़ा सा ज़्यादा दिखते हैं, बरसात में और थोड़ा ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं Z0 Z0, इसको मानते हैं नर, इसको मानते हैं मादा। इसमें मादा में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो बस युग्म फॉर्मूला है, ये 2n है, ये भी 2n है, अब क्या होंगे, n आएंगे, 2n n बनेंगे ना, यानी कि Z0 Z, फिर उसके बाद क्रॉस करा दीजिए, ZZ ZZ 0Z 0Z, 50% नर 50% मादा। तो ये था, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। ये नंबर 4 तक हो चुका था, यहीं तक हुआ था, नंबर 5 नहीं है इसके बाद। अब है हेडिंग है द्विगुणित अगुणित क्रियाविधि। मतलब कि गुणसूत्रों के द्वारा, मतलब कि किस प्रकार से गुणसूत्र जिसमें ज्यादा पाएंगे वो कुछ और हो जाएगा, गुणसूत्र जिसमें कम पाएंगे वो कुछ और बन जाएगा एक ही जीव में। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो यह होता है चींटियों में और किसमें होता है, मधुमक्खी में। तो गाइस, आज का वीडियो यही तक होगा। हम कल मधुमक्खी के बारे में समझाएंगे, किस प्रकार से एक ही जीव में दुगना गुणसूत्र होने पर वह कुछ और बन जाता है, सिंगल गुणसूत्र होने पर कुछ और बन जाता है, युग्म फॉर्म में होता है कुछ और बन जाता है। ठीक है, तो हम इसको कल देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। ठीक है, धन्यवाद।